हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 का काफ़ी हद तक कवर कर लिया था और आज उससे आगे कवर करेंगे एंड ऑलमोस्ट 1/3 जो है हम कवर कर लेंगे। एक वीडियो और लगेगी और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज देर आर मल्टीपल good concepts present in this chapter, and also there are high possibilities that many numerical questions can be asked from this particular chapter. This chapter is actually also important because its concepts are used in higher studies. So इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और ये चैप्टर मज़ा आने वाला भी चैप्टर है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हायर स्टडीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। इवन इंटरमीडिएट में भी आप पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, तो वहाँ भी इसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो है आपको मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड इन एन ईजी मैनर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में विजिट करके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। हम चैप्टर 1 कवर कर लिया है टोटल, चैप्टर 2 कवर कर लिया है टोटल, और चैप्टर 3 का एक पार्ट कवर हो चुका है। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड पार्ट। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लो। ठीक, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में विजिट करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने, मतलब लास्ट वीडियो तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। एटम के बारे में, डाल्टन्स के थ्योरी के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था कि किस तरह ये सारी चीज़ें होती है। जोसेफ एल प्रॉस्ट एंड एंटोनी लेवोइजर ने जो ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ठीक, आगे हम बात कर रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक मास का। ठीक, मास क्या होता है? अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मेनी टाइम्स एंड ऑब्वियसली बाय नाउ you should be able to understand and differentiate between density, volume, mass and weight. It's actually expected from you. फिर भी मैं अगर बता देता हूँ। वेट मतलब होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये चीज़ें जगह घर कर जाना चाहिए। इट्स मस्ट लाइक कि जनवरी में ठंडी होती है, ये कितना ऑब्वियस बात है, सब समझता है जनवरी में ठंडी होती है। इसी तरह की चीज़ें आपके दिमाग में पड़ जानी चाहिए कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, वेट, ये सब क्या फ़र्क। मैं फिर से एक बता देता हूँ। ठीक, एंड आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान है, तो वो उसको अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करती है। तो जितना फोर्स पुल करती है उस पर लगाने, जितना फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, उसी की वैल्यू को हम वेट बोलते हैं। ठीक, तो वेट इज़ नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ्स सेंटर और बाय अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, ये हो गई वेट की बात। तो वेट का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ कितना हेवी या कितना कम या कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है उसी को हम वेट बोलते हैं। मास मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, वो उसका मास कहलाता है। ठीक, और इसका हम केजी में डिनोट करते हैं। इसका यूनिट केजी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपने एक डिक्शनरी की किताब खरीदी तो उसमें पेपर ज़्यादा लगा होगा, और आपने एक छोटी सी डायरी खरीदी या आपने 10 का एक बुक खरीदा तो उसमें पेपर कम लगा होगा। तो पेपर कम लगा है यानी कि सब्सटेंस कम लगा है, जिस चीज़ से वो मिलकर बना है वो कम लगा है, तो इसका मास कम है। और वहाँ डिक्शनरी में पेपर ज़्यादा लगा था, जिस चीज़ से मिलकर बना है वो ज़्यादा लगा था, तो उसका मास ज़्यादा है। ठीक, डेंसिटी का मतलब होता है कि उसके पार्टिकल्स, हमने देखा था हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो उतना ही दूर में दो ऑब्जेक्ट लिया हमने, इतना ही सेम है। ठीक है, इसमें कितने नज़दीक हैं पार्टिकल्स और कितना ज़्यादा है, और इसमें कितना दूर है, ये डेंसिटी होता है। ठीक, यानी कितना डेंस है, उसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा नज़दीक है या कितने ज़्यादा दूर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि मेरे रूम में अगर 10 आदमी आ गए अभी, ठीक, और इसी रूम में मान लिया 70 आदमी आ गए, तो 10 वाले रूम में क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। 70 वाले में क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उतना ही दूर में पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए, कम हो गए। ठीक, तो ये डेंसिटी कहलाती है। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में कितना जगह लेता है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे अभी आपके सामने आपका अगर एक बुक है, मान लीजिए पतला सा बुक है, ठीक, तो वो कम जगह लिया है। ठीक, कम जगह लिया है, ऊंचाई में, हाइट में, लेंथ में, ब्रेथ में। लेकिन अगर मोटी सी किताब हो तो ज़्यादा जगह लेगा, तो मोटी वाली किताब का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज वेट, मास, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, एंड आई होप इट्स क्लियर। इफ इट्स नॉट क्लियर, ट्राई टू वॉच द दिस पार्ट अगेन। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़
नेसेसरी, इट इज़ मैंडेटरी। ये सारी चीज़ें आप अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। सो इट्स prerequisite that you understand these things. I hope it's, मतलब मैं ऐसे वे में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो, सुपर इजी। चलिए एटमिक मास पढ़ते हैं। एटमिक मास देखिए, अगेन आई वुड से कि आप जब लैंग्वेज स्किल पे है, आपकी पकड़ अच्छी होगी, जैसे इंग्लिश आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, वर्ड्स अच्छे समझ में आ रहे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझ जाओगे। जैसे यहाँ देखो आप, एटम तो हम जान चुके हैं, एटम, ठीक। एटम होता क्या है, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं जिनसे हमारा कोई भी सब्सटेंस बना हुआ होता है, एलिमेंट बना हुआ होता है, और आईसी लग जाने पे कोई भी एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक। तो एटमिक यानी एटम का मास, बस हो गया, नाम से आप क्लियर कर सकते हो। एटमिक मास मतलब एटम का मास। अब क्या होता है हम उसको समझेंगे फिर, लेकिन यहाँ मैं नाम मतलब आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि कैसे हम वर्ड्स को देख करके, उसके नाम को देख करके काफ़ी चीज़ें दिमाग में ऐसी इमेज बन सकती है। एटमिक लिखा हुआ तो यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि एटम से आया, तो एटम से रिलेटेड कुछ होगा, यानी एटम का मास। क्या होता है देखते हैं, ठीक। देखिए हुआ क्या कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे एक एक्सपेरिमेंट में 10 ग्राम कॉपर लगा, या 10 ग्राम कुछ भी लगा, तो वो होता क्या है कि वो भले ही 10 ग्राम है, ठीक, लेकिन उसमें बहुत 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 सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुत छोटे, लाखों करोड़ों बिलियंस में होते हैं। कभी कभी हम बहुत छोटा अमाउंट यूज़ करते हैं, इतना छोटा कि वो ग्राम में भी नहीं आ रहा होता है, ठीक। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली, ये आम जिंदगी में नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटली बात हो रही है लैब्स में, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब अगर 2 मिलियन एटम यूज़ किए गए हैं या इस तरह के एटम यूज़ किए गए हैं, तो उनको काउंट कर पाना। तो हम क्या करते हैं कि उनके मास के हिसाब से काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप बैंक में 1 का सिक्का लेकर के जाओगे, मान लीजिए 5,000 का 1 का सिक्का है, और अगर आप उसको बोलोगे कि इसको गिन करके दिखाओ, तो दिक्कत होगा। तो वो क्या करेंगे, वो वेट कर लेंगे, 10 सिक्कों को पहले वेट कर लेंगे, उसके बाद आपके सारे सिक्कों को वेट करके बता देंगे कि अच्छा ये इतना होना चाहिए, लगभग सही ही होता है। तो उसी तरह यहाँ भी होता है कि एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब हम उनको ऐसे काउंट करने बैठ जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी हमारी, एंड वी वॉन्ट बी एबल टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे करते क्या है, जो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो यही काम करते हैं। जैसे सिक्के को हमने वेट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना होगा, उसी तरह यहाँ भी होता है। हम यहाँ पर एटमिक मास से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने एटम्स होंगे, ठीक। यही लिखा हुआ है कि सिंस, ठीक है, डिटरमिन मतलब बताना, फिक्स करना। डिटरमिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, यानी कि एक इंडिविजुअल एटम का मास बता पाना, मतलब आप जानते हैं एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा है कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि उसका मास निकालना, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। ये तो इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, अब उसका मास कैसे निकालेंगे भाई, उसका किस तरह से हम मास निकालेंगे, ठीक। तो यही है कि हम रिलेटिव एटमिक मास जो है निकालते हैं। अब रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब कहीं पे भी अगर रिलेटिव लिखा है मतलब किसी और के रिलेशन में होता है, ठीक, किसी और के रिलेशन में, उसको हम रिलेटिव कहते हैं, बस। तो हम रिलेटिव एटमिक मास जो है डिटरमिन करते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस इन कंपाउंड्स फॉर्म। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि वही डिफरेंट प्रोपोर्शन वाली बात, ठीक, होल नंबर में प्रोपोर्शन वाली बात, ठीक, और कौन सा कंपाउंड बना है। यहाँ भी कहा कि देखिए एक इंडिविजुअल एटम का अगर हम मास निकालने जाएँ तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम जो डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके जो कंपाउंड बनते हैं उनसे हम उसका रिलेटिव एटमिक मास निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताइए कि देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, अगर ये CO ऐसे लिखा तो कोबाल्ट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑब्वियस बात है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो ये कार्बन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। देखिए बोला कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन हम लेते हैं और उनको हम केमिकली कंबाइन कर देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है CO। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 यानी 4/3 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। बोला कि देखिए जो कार्बन है, कार्बन वो 4/3 जितना ऑक्सीजन का मास है उससे कंबाइन करता है। देखिए 4/3 और ये टाइम्स 3, ये 3 से 3 करके 4 आ गया। तो ये बोल रहा है मतलब कि यहाँ पे हम रिलेशन निकाल रहे हैं, इससे उसके बीच में रिलेशन वही है 4/3 टाइम्स इट्स, टाइम्स मतलब गुना होता है मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटमिक मास यूनिट अर्लियर। अच्छा पहले जो है एटमिक मास यूनिट को AMU लिखते थे,
ठीक। लेकिन अभी हम इसको यूनिफाइड यूनिट सीधे यू लिखते हैं, और ये काम किसने किया है? IUPAC। अगेन IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड, सॉरी इंडियन बोल दिया, इट्स एक्चुअली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले हम AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, और अब हम सीधे यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, चलिए ये ऑलरेडी आपको बता दिया था पिछले क्लास में मैंने कि आपको इसको बार बार पढ़ करके दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक, अब एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है और इसको आप समझें। ठीक है, इसका यूज़ बार बार होगा। ये चीज़ समझने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, अजीब चीज़। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो इस एग्जांपल मतलब इस बुक में दिया हुआ अच्छा एग्जांपल है। देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि आप एक मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए और आपने कुछ सामान लेना था। तो जो सामान बेचने वाला है, यहाँ पे क्या है कि तरबूज बेचने वाला है या कोई सामान बेचने वाला है, तो उसने मतलब उसके पास वो जो वेट होते हैं जिसको किलो हम लोग बोलते हैं, ऐसे लोहा का होता है ना 1 kg का 500 ग्राम का, ऐसा वो नहीं है। ठीक, वो नहीं है। तो उसने किया क्या कि उसने एक तरबूज लिया, ठीक, और उसके 12 पार्ट कर दिए, 12 पार्ट कर दिए। ठीक, और बोला कि अब हम इसी का यूज करके हम सामान बेचेंगे, यानी इसके रिस्पेक्ट में सामान बेचेंगे। जैसे उसके पास अभी पहले अगर ऐसे होता 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 kg का, तो वो इससे बेचता। एक सामान मतलब एक तरफ ये रखता और एक तरफ सामान, सर इसको बाट बोलते हैं, ठीक है, ये होता। लेकिन उसके पास है नहीं, तो उसने क्या किया, इस तरबूज के 12 टुकड़े किए और बोला कि अब हम इसके हिसाब से बेचेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो वेट है वो इसके रिलेटिव है। या कोई भी चीज़ अगर आप उस आदमी से खरीदोगे, जैसे बनाना, आपने एप्पल खरीदा, बनाना खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो वो इसी से इस तरबूज के टुकड़े से ही वेट करके देखा। तो हम कहें क्या कि इसका मास या इसका वेट, इसका मास इसके रिलेटिव है। ठीक, यहीं पर लिखा हुआ है, इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग सम फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट है ही नहीं, मतलब वही वाला छोटा छोटा बाट की बात हो रही। ठीक है, ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज, वो एक वाटरमेलन लेता है एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। वो एक लिया वाटरमेलन, बोला कि देखिए इसका जो मास है ना वो 12 यूनिट के बराबर है। एक तरह से मान लेते हैं 12 kg के बराबर है। ठीक, समझाने के लिए आपको उसने कहा कि ये 12 यूनिट, जैसे कोई भी चीज़ है तो हम यूनिट से लेते हैं। जैसे पानी आप ले रहे हो तो लीटर है, तो लीटर एक यूनिट है। कोई सामान ले रहे हो तो KG है, KG एक यूनिट है। समझ रहे हैं? कपड़े ले रहे हैं तो आप मीटर में ले, तो मीटर एक यूनिट है। तो उसी तरह इसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट है नहीं किलोग्राम। तो इसने क्या कहा कि देखिए हमारे पास एक तरबूज है और इसका हम वेट 12 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, ओके। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन। अब क्या किया उसने भैया, 12 बराबर पीस में बांट दिया। तो इससे 1 यूनिट बन जाएगा, ये है ना, मान लेते हैं 1 किलो बन गया ये। ठीक, 1 यूनिट 1 किलो बन गया। ठीक, अब क्या है कि अब जो भी फ्रूट वो बेचेगा वो इसके हिसाब से बेचेगा। इसको इसने किलो मान लिया, स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया। ठीक, तो यही क्या कहेगा, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ वाटरमेलन, कि अब जो भी आप सामान खरीद रहे हो वो उस एक वाटरमेलन के एक पीस के रिलेटिव है। वो इसका मास इसके एक वाटरमेलन पीस के रिलेटिव है। दिमाग में आ गई बात ये समझ, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा करके आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक, अब हुआ क्या भैया कि जब हम एटॉमिक मास निकाल रहे थे, एटम का मास, तो वहाँ तो ऐसे हम बाट यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे क्या ही 1 kg क्या ही हो सकता है। तो वहाँ पे भी हमको कोई एक यूनिट चाहिए था जिससे हम उसको वेट कर सके। तो वहाँ पर क्या किया गया, उसी के लिए एग्जाम्पल आपको दिया गया। ठीक, अब देखते हैं वहाँ पर एक कार्बन 12 का आइसोटोप। अब आइसोटोप जैसी चीज़ क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड डिफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेज। जैसे अगर आप अभी दुकान में जाओगे कहोगे 1 kg हमको आटा दे दीजिए, तो वो ऐसे ये वाला एक तरफ रखेगा, आपका आटा एक तरफ रखेगा। तो आपका जो वेट है या मास है वो इसके रिलेटिव में निकल रहा है ना, इसके रिलेटिव में निकल रहा है। तो इसी तरह हम जब एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं तो हमको कोई स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए था, तो हम चूज़ किए इसको कार्बन 12 के आइसोटोप को। ठीक, कार्बन आप समझ रहे हैं एक एलिमेंट है उसी का एक आइसोटोप है जिसको हम कार्बन 12 आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें रिलेशन क्या था, वही वाला तरबूज वाला। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट एग्जैक्टली टू द 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन। ठीक, अब इसको आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको आसान वर्ड में समझाता हूँ। ठीक, यही वाली बात से कि हुआ क्या कि इसमें इसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, यानी किलो नहीं था। तो ये क्या बोला कि भैया देखिए जो मेरे पास तरबूज है ना भैया, ये 12 यूनिट के बराबर है, हम इसको काट देंगे 12 इक्वल पार्ट में और एक पार्ट 1 यूनिट बनेगा, इसी से हम आपको वेट करके देंगे। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास निकालना था, हमारे पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड डिफरेंस नहीं था। हमने किया क्या
हमने क्या किया कि हम कार्बन 12 का एक आइसोटोप लिए, ठीक, और कहें कि इसका जो आइसोटोप है इसके 1 एटम का जो मास है ना, इसके 1 एटम का जो मास है, यही नहीं कि 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन, इसके 1 एटम का जो मास है वो 12 यूनिट के बराबर है। तो इसके 12 पार्ट कर देंगे, यानी कि 1/12, ठीक, वो हमारा एक यूनिट हो जाएगा या एक एटमिक मास यूनिट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से मैं दूसरे वे में समझाता हूँ आपको। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि आपको कपड़ा बेचना था, ठीक, लेकिन आपके पास मीटर नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपके घर में एक बहुत बड़ा सा रस्सी रखा हुआ था। आप उस रस्सी को लाएं, बोले कि देखिए ये जो रस्सी है ये 12 यूनिट के बराबर है। आपने उसको एकदम बराबर 12 टुकड़ों में काट लिया। अब एक टुकड़ा आपका 1 यूनिट हो गया। अब इसी से आप सबको नाप के दोगे, ठीक, तो वही जो आपका एक टुकड़ा है वो 1 यूनिट कहलाएगा। समझ गए? तो इसी तरह हमको यहाँ पर एटमिक मास, यानी कि एटम जो थे छोटे छोटे उसका मास निकालना था। हमारे पास कोई ऐसा मशीन नहीं था, तो हम क्या बोले कि देखिए आप कार्बन 12 का आइसोटोप लीजिए, ठीक, वो 12 यूनिट के बराबर हुआ। उसके 1 यूनिट का जितना वेट होगा, ठीक, यानी कि एक एटम है, मान लीजिए कि एक कार्बन 12 आइसोटोप का ये एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, इसका कुछ मास होगा, ठीक, तो इसको 12 से हम डिवाइड कर दिए और जितना आया वही हमारा एक एटमिक मास यूनिट कहलाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए होता नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि इसका मान लिया जाए कि 60 ग्राम एक एटम का इसके मास था, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे 5 ग्राम, तो एक एटमिक मास यूनिट होगा हमारा 5 ग्राम के बराबर। ठीक, ये समझाने के लिए। आगे बात समझ में? तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12वां पार्ट, यानी उसको 1/12 12 से डिवाइड करके जो हमारा वैल्यू आता है वही हमारा एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं। आगे बात समझ में? आई होप इट्स क्लियर नहीं है तो 2-3 बार आप देखोगे, इसको इमेजिन करोगे, इतने सारे एग्जांपल्स मैं दिया हूँ, तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई कि कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। कि कार्बन 12 का आइसोटोप जो है ना चूज़ किया गया था स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर मेजरिंग यानी नापने के लिए एटॉमिक मास को। ठीक, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट है वो इक्वल है, ठीक है, इज मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम का जो मास होता है उसका 12वां पार्ट जो होता है, यानी कि उसको 12 से आप डिवाइड कर दो, उसी के बराबर होता है। ठीक, आगे है द रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब जितना भी एलिमेंट है उसका जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं वो इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कार्बन 12 के आइसोटोप के। आगे बात समझ में? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। 1-2 बार और देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, बोला कि जो किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इज डिफाइंड, हम डिफाइन करते हैं एज द एवरेज मास ऑफ द एटम, एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन। यही बात यहाँ पे लिखा गया कि देखिए किसी भी एलिमेंट का जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं ना, वो हम कैसे निकालते हैं? कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके एक एटम का 1/12 पार्ट का जो मास होता है उसी से कंपेयर करके निकालते हैं। आगे बात समझ में? ठीक, चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं फिर से वही एग्जांपल दूं, थोड़ी देर के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका मान लेते हैं कि इस पूरे तरबूजा का जो वेट था वो 240 ग्राम था। ठीक, तो इसने 12 इक्वल पार्ट किया, तो 240 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 20 ग्राम आएगा। ठीक, अब हम क्या किए कि अब ये 1 यूनिट हमारा हो जाएगा, 1 यूनिट। अब हम क्या किए कि यहाँ पर कुछ सामान रखें और ये, तो मान लीजिए कि ये 60 ग्राम हो गया। ठीक, 60 ग्राम हो गया, तो ये 60 ग्राम को अगर हम 20 से कंपेयर करें तो ये इसका 3 गुना होगा, तो हम कहेंगे कि ये 3 यूनिट है। ये खेल है भैया। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। हम कहेंगे ये 3 यूनिट है। तो इसी तरह इसके केस में भी होता है, एटॉमिक मास यूनिट के केस में, कि हम कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का मास निकालते हैं, उसको 12 पार्ट में करते हैं, तो हमारा 1 यूनिट आ गया। अब जिसका भी हमको एटॉमिक मास निकालना है उससे कंपेयर करते हैं, तब देखते हैं कि कितना गुना है, कितना क्या है, वहीं से हम AMU या U लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये? चलिए बार बार आप देखो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तोप नहीं है ये, इट्स एक्चुअली ईजी।
ठीक, अब आपको इन सबको याद रखना है। क्यों याद रखना भैया? क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपको कोई एलिमेंट या कंपाउंड दे देगा, बोले इसका चलिए निकाल कर दिखाइए, तो आपको ये याद रखना चाहिए जितने भी एलिमेंट हैं 100 से प्लस, सबका एटॉमिक मास होता है। ठीक, लेकिन आपको सारा का याद नहीं रखना है। ठीक है, सारा का याद नहीं रखना है, वो आपको इनका याद रखना, क्योंकि इनका बार बार यूज है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मतलब एकदम ये नहीं मानना है कि हमेशा ही सही होता है। आपको बचाने के लिए, जब आपको कभी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ना याद हो, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को जी से या जेड से। ठीक, तो आप कर क्या सकते हो, नहीं याद रहे तब, मतलब ये एक जस्ट गेस है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सही करवाने के लिए। हालांकि आपको याद रखना ही पड़ेगा। नहीं याद हो तो आप क्या करो कि उसका जो एटॉमिक नंबर है ना, उसको 2 गुना कर दो। ठीक, जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका एटॉमिक मास 14 है। ऐसा क्यों होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ गेस के लिए, कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आंसर में 4 ऑप्शंस हैं और थोड़ा दूर दूर पर है, तो आप इस तरह करके क्वेश्चन के थोड़ा नज़दीक आ सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आंसर के नज़दीक आ सकते हो, ये समझने के लिए। ठीक, इसको आप ज़रूर से याद कर लें, क्योंकि इनका हम यूज़ बार बार कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में और दूसरी चीज़ें करने में। ठीक है, आगे भी इसका यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है होना, रहना, बनना। कैसे कोई एटम चीज, मतलब कोई भी जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हैं आप? एग्जिस्ट का मतलब होता है कि होना, पाया जाना। लिखा हुआ है एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा। ठीक है, कि कार्बन आइसोटोप और आइसोबार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं चलूँगा। ठीक, दो टर्म है, एक आइसोबार और एक आइसोटोप। आइसोटोप, अभी कार्बन 12 आइसोटोप का हमने एग्जांपल लिया कि कार्बन 12 आइसोटोप, भैया ये क्या वाला है कार्बन 12 आइसोटोप। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आइसोटोप में जो है ना, सेम एटमिक नंबर होता है, एटमिक नंबर सेम होता है। ठीक, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अब फिर आप बोलिए कि एटमिक नंबर मास नंबर क्या है। ठीक, तो उसके लिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए एटमिक नंबर, जिसको हम जेड या जी इसको बोलते हैं, जी या जेड से डिनोट करते हैं, उसको हम एटमिक नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया भैया नाइट्रोजन, NitroGN, नाइट्रोजन। तो इसका आप जानते हैं 7 होता है एटमिक नंबर, जिसको जेड बोलते हैं, 7 होता है। तो ये इसका 7 क्यों पड़ा? एटमिक नंबर ये बताता है कि इस एलिमेंट के अंदर 7 प्रोटॉन हैं। अब आगे पढ़िएगा तो वहाँ पे आएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो उसी में बताता है कि किसी भी अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना भी है, तो इसका मतलब उसमें उतना प्रोटॉन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप ले लो हीलियम का, या हाइड्रोजन का, या मैग्नीशियम का, या कैल्शियम का, किसी का भी आप एग्जांपल ले लो, तो उसका जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, जेड है। ठीक, उसका उतना ही, उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन होगा। जैसे कार्बन आप बोलते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। ठीक, तो सिंपली एटॉमिक नंबर मतलब कितना प्रोटॉन है उसमें। आगे बात क्लियर। अगला है हमारा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? देखिए मास नंबर ये बताता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है टोटल मिला करके। तो प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, जितना प्रोटॉन है उतना ही प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन ऊपर नीचे होते रहता है, इसीलिए मास नंबर चेंज होते रहता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन का हमने देखा था, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, और इसका हमने ऊपर यहाँ पे भी देखा था, एटॉमिक मास कितना है 14। एटॉमिक मास जिसको ए लिखते हैं, यानी कि इसका जेड है 7, यानी कि प्रोटॉन इसमें 7 होगा, और इसका ए है 14। तो ए का मतलब क्या होता है P + N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें तो प्रोटॉन 7 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 7 होगा, तभी तो ये मिल करके कितना बना 14 बना। आ रही बात समझ में? ये ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं किसका, सोडियम का, ठीक है, सोडियम Na जिसको बोलते हैं, इसका Z कितना होता है और A कितना होता है? देखिए Z 11 होता है ना, सोडियम का 11 होता है, और इसका A है 23। अब ये तो समझ में आएगा कि भैया इसका 11 है सोडियम का, तो इसमें 11 प्रोटॉन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी 11 प्रोटॉन होगा,
लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 होगा, तभी जाकर के ये दोनों मिलकर के 23 बनाया है। हालांकि इसमें हम क्या देखे थे कि इसमें न्यूट्रॉन 7 था, यानी जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है। इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका, आइसोटोप और आइसोबार का। ठीक, तो आपने देख लिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितना प्रोटॉन है, और मास नंबर मतलब उसमें कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा मास नंबर कहलाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें आइसोटोप में कि देखिए एटॉमिक नंबर तो भैया सेम होगा। अब एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एलिमेंट तो वही होगा ना, क्योंकि एलिमेंट प्रोटॉन से होते हैं। ठीक, तो एटॉमिक नंबर यानी जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि वही एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का एग्जांपल में। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक आइसोटोप को हम प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे को हम ड्यूट्रियम, तीसरे को ट्राइट्रियम बोलते हैं। ठीक, देखिए जो प्रोटियम है इसमें एक एक लिखा हुआ है, यानी नीचे में हम देखिए कोई भी एलिमेंट अगर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान लिया एक्स, ऐसे एक्स लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो जो नीचे में लिखा होता है ना वो जी या जेड होता है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर में लिखा होता है यहाँ पर वो ए होता है, यानी कि मास नंबर। तो हम मास नंबर में ऊपर में लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है सॉरी हाँ ठीक है, मास नंबर ऊपर में लिखते हैं और एटॉमिक नंबर जो है हम नीचे में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3, 1 और H ऐसे, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर 3 है। ये कन्वेंशन है, समझना पड़ेगा आपको। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे आप सर्क हो जाओगे। ठीक है, तो आइसोटोप में होता क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर सेम है सबका। जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 1 है ना, सबका एटॉमिक नंबर सेम ही है ना, लेकिन क्या है, मास नंबर अलग है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक, आप इसको ऐसे समझिए कि कहीं पर काम हो रहा है, घर बनने वाला, ठीक, तो वहाँ पे एक उठाने वाला होता है ना, ये जिसको हिंदी में तसला बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तसला ही बोलते हैं। तो सब सेम साइज का होता है, लेकिन किसी में कभी ज़्यादा पड़ गया, कभी किसी में कम पड़ गया, किसी में कम पड़ गया। तो यहाँ पे एक तरह से यही समझिए कि इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मसाला ज़्यादा पड़ गया किसी में कम, तो एटॉमिक मास चेंज होते रहता है। ठीक बात है, और चूंकि सेम एटॉमिक नंबर है तो सेम एलिमेंट होगा। तो आइसोटोप हमको सेम एलिमेंट का मिलता है, यानी एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास होगा, यानी कि सेम एलिमेंट होंगे, खाली उनका मास नंबर अलग अलग होगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए सेम एलिमेंट है तो प्रोटॉन तो सब में एक ही होगा ना भाई, एलिमेंट सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है, यानी कि सेम एलिमेंट है। अब सेम एलिमेंट है तो प्रोटॉन तो सब में सेम ही होगा, लेकिन फिर भी इसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, यानी कि मास नंबर चेंज हो रहा है। मतलब क्या कि इसमें हेरा फेरी किसका है, न्यूट्रॉन का। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर प्रोटियम में एक है एटॉमिक मास, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन में एक एटॉमिक यानी कि एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 मास नंबर है, यानी क्या कि इसमें एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है। यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर 3 है, एक इसका एटॉमिक नंबर है, अब इसी बात है कि एक ही प्रोटॉन होगा तो एक प्रोटॉन होगा, लेकिन मास नंबर 3 कब होगा, जब 2 न्यूट्रॉन मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन चेंज होते रहता है। ठीक, तो ये है, ठीक, तो ये है हमारा किसका, आइसोटोप का कॉन्सेप्ट, कि भैया प्रोटॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन सेम है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, यानी कि वही एलिमेंट है। हाँ, उसमें न्यूट्रॉन ऊपर नीचे हो रहा है, हेरा फेरी न्यूट्रॉन में हो रहा है, हेरा फेरी न्यूट्रॉन में हो रहा है, तो उसका भैया मास नंबर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जुड़ करके। तो प्रोटॉन तो सेम है, प्रोटॉन सेम है, इसीलिए एलिमेंट वही एलिमेंट है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इस वजह से उसका मास नंबर चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में, आपने देखा कार्बन 12 आइसोटोप, ये दिख रहा है भला, कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये कार्बन का आप बताइए C6 होता है, माने कि यहाँ पे C6, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है भैया, और C12 आइसोटोप बोला, यानी कि उसका मास नंबर 12 होगा। तो जब मास नंबर 12 है मतलब इसमें न्यूट्रॉन भी कितना है, 6 है, प्रोटॉन भी कितना है, 6 है, इसीलिए C12 है। C14 भी होता है ये। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग आपने सुना होगा,
हिस्ट्री में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप, C14 होता है कार्बन, तो उसका मतलब क्या कि वहाँ पर प्रोटॉन तो 6 ही होगा, लेकिन ये 14 कैसे बनेगा जब न्यूट्रॉन इसमें 8 होंगे, तो इसमें न्यूट्रॉन 8 होगा, तो ये भी आइसोटोप का एग्जाम्पल हो गया। आ रही बात समझ में? तो आइसोटोप इसी को बोलते हैं, ठीक। सेम एलिमेंट रहेगा, उसमें न्यूट्रॉन ऊपर नीचे होगा, उस वजह से मास नंबर चेंज हो जाएगा, मास नंबर चेंज होगा तो भाई आइसोटोप बन जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आइसो बार का। इसको याद रखना थोड़ा आसान है, इसको आप आइसो बार याद रखिए, लेकिन दिमाग में आप बोलिए आइसो भार, मतलब भार बोलिए। क्यों? क्योंकि भार का मतलब हिंदी में वेट होता है, वजन होता है, ठीक। मतलब क्या कि इसमें सेम क्या होगा भैया, मास नंबर सेम होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है, इसमें ठीक इसका उल्टा, यानी इसमें सेम मास नंबर है और एटॉमिक नंबर चेंज है। अब एटॉमिक नंबर चेंज है मतलब क्या कि अलग अलग एटम होगा, ठीक, अलग अलग एटम होगा और उसका मास नंबर सेम होगा। जैसे एग्जांपल सबको बताया कि देखिए इसमें आर्गन है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, के से क्या होता है बताइए, पोटेशियम, सी के कैलियम 19 है इसका एटॉमिक नंबर, और कैल्शियम इसका 20 है एटॉमिक नंबर, लेकिन सबका एटॉमिक मास 40 40 और 40 है, ठीक है, 40 40 40 है, तो सेम एटॉमिक नंबर हुआ, सेम एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर सेम हुआ, ठीक है, 40 40 40 मास नंबर सेम हुआ, और ये देखिए 18 19 20 अलग अलग हुआ ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक। तो अब इसका अगर आप देखिएगा एक चीज़, ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर 18 यानी इसमें प्रोटॉन 18 है, ठीक, प्रोटॉन इसमें 18 है, इसमें प्रोटॉन 18 है, और इसका मास नंबर कितना है, ये 40 है, 40 40, यानी कि इसमें जुड़ा है कितना है 22 न्यूट्रॉन। इसमें देखिए 19 है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें 19 प्रोटॉन होगा, और इसका चूंकि 40 हुआ है यानी कि इसमें 21 न्यूट्रॉन जुड़ा होगा। यहाँ 20 है तो इसमें 20 जुड़ा होगा। अब देख रहे हैं न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है इसमें भी, मतलब मास नंबर सबका सेम है 40 40 40, ठीक, और एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो आइसोबार अलग अलग एलिमेंट में होते हैं और आइसोटोप एक ही एलिमेंट में होते हैं। आइसोटोप एक ही एलिमेंट में इसलिए हुए क्योंकि उसमें प्रोटॉन सेम ही रहता है, ठीक। आगे बात समझ में इतनी, तो आइसोटोप आइसोबार, आई होप इट्स क्लियर, वेरी क्लियर। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अब एक चीज़ आपको भी देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं इनमें से एक रेडियो एक्टिव होता है, आपको पता लगाना है कौन सा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो ये हमने देख लिया कि इसको आपको याद रखना है कि क्या चीज़ कैसे होता है, ठीक। अब अगला है सॉरी, कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि जो एटम है हमारे पास, एटम वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि एग्जिस्ट मतलब कैसे पाया जाता है, कैसे होता है। जैसे बोले कि पानी कैसे एग्जिस्ट करता है, तो या पानी घर में आपके, या तो आप उसको बॉटल में रखो या बाल्टी में, या फिर कैसे भी, ऐसा नहीं कि उसको जैसे जहाँ पर या अलमारी पर टांग दिए या ऐसे हैंगर पे टांग दिए, ऐसा थोड़ी होता है, या बिस्तर पे बोले रख देते हैं थोड़ा देर के लिए बाद में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो पानी हमारा एग्जिस्ट करता है बॉटल में, थर्मस में, या जो भी चीज़ में, ठीक। तो इसी तरह बोल रहा है कि भैया एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी वो कैसे रहता है ना, कैसे रहता है, ठीक। वही बोला है कि देखिए एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब अपने अकेला, ठीक है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे अभी हम आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, फिर वही जब हम लोग को जॉब लग जाए तब हम लोग खुद को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक। अभी पेरेंट पर डिपेंडेंट है, ठीक। तो बोला कि ऑलमोस्ट एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मैक्सिमम ज़्यादातर एलिमेंट है ना, उनके एटम इंडिपेंडेंटली अपने आप में नहीं रह पाते हैं, ठीक। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या बोला है, आपने पीछे पढ़ा था कि जब 2 से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। हो सकता है कि सेम एलिमेंट का एटम मिले या अलग अलग एलिमेंट का एटम मिले। एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बताएंगे आगे मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मॉलिक्यूल और आयन बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, दोनों को ही देखेंगे। दीज मॉलिक्यूल्स आर आयन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है, एग्रीगेट मतलब एक जगह कलेक्ट होना बहुत ज़्यादा में, ठीक, उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, राइट। तो एक जगह बहुत सारा को कलेक्ट होने को हम एग्रीगेट बोलते हैं। इन लार्ज नंबर्स, ठीक, लार्ज नंबर में, ठीक। दीज मॉलिक्यूल, सबसे पहले बोला कि देखिए 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल करके जो है, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बोला कि मॉलिक्यूल जो है बहुत नंबर में एग्रीगेट एक साथ मिलते हैं टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। टू फॉर्म बनाते हैं वैसे मैटर जिनको हम सी करते हैं, फील कर, टच करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपके सामने जैसे एक हैंगर है लोहे का, तो वो तो है लोहे का, लेकिन वो कैसे लोहा का हैंगर वो बना,
पहले वो एटम रहा होगा, बहुत सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना होगा, ठीक, और बहुत सारा मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल करके वो एक लोहे का हैंगर बना दिए, जो ही बना दिए। तो ये सारा खेल है कि एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके वो सब चीज़ बनाते हैं जो हम आप देखते हैं, ठीक। तो अगर आप कोई चीज़ हाथ में लिए हैं, जैसे आपके हाथ में स्टील का ग्लास है, तो वो बहुत सारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर। बात आ गई ना समझ में? चलिए, मॉलिक्यूल के हो गए हैं जे देखेंगे हम सब, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। वही बात कि जनरली मॉलिक्यूल भैया क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं दैट आर केमिकली बॉन्डेड। केमिकली बॉन्डेड है यानी कि केमिकली वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सीधे 2-3 अरे तू दूर इधर इधर तू है इधर, चलो तुम लोग मिलो, चलो हाँ क्या बात है, मॉलिक्यूल बन गया। ऐसा नहीं होता है, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। जैसे हमने देखा था मिक्सर में क्या करते हैं, चीनी लिया, नमक लिया, पानी लिया, मिला दिया, शरबत बन गया। उसमें कोई केमिकली बॉन्डेशन नहीं आता, ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। हम ऐसे भी अलग कर सकते हैं, धुआं वुआं उड़ा करके, मैंने इवेपोरेशन करके, सब्लिमेशन करके। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ऐसे बॉन्ड केमिकल रिएक्शन के बाद, ऐसा नहीं सीधे मिला हुआ फिर हट जाएगा, नहीं, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए बड़े मजबूत होते हैं टुगेदर। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्सेज। टाइटली हेल्ड, होल्ड मतलब नदी पकड़े हुए होना, तो वो टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी कि बहुत जोर से एक दूसरे में जकड़े हुए होते हैं, ठीक, अट्रैक्टिव फोर्सेज से। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज दी स्मॉल, अब इसको समझना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल, आप एक मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हो एज इस तरह से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, कि एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल और एक कंपाउंड, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का बहुत छोटा पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ तो आया नहीं होगा, या हो भी सके समझाएंगे। अब इसको हम समझाते हैं बहुत ही प्यारे शब्दों में। जैसे बोले कि भैया क्या एग्जांपल मैं आपको दूँ, इसी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने लाई खाया होगा, आई होप लाई खाया ही होगा, इस तरह का होता है, मतलब कुछ फेस्टिवल, मकर संक्रांति वगैरह हम लोग बनाते हैं, ऐसे भी खाने के लिए बनाते हैं। तो आप क्या देखोगे उसमें कि उसमें मूढ़ी होता है, मूढ़ी समझ रहे हो ना आप? एक कभी तिल का भी लाई होता है, मूढ़ी होता है। तो वो मूढ़ी ऐसे नहीं सटा हुआ होता, उसमें गुड़ से वो सटा हुआ होता है। और जब बहुत सारा मूढ़ी मिल जाएगा ना, तब एक लाई बनेगा। तो अब इस तरह समझिए कि वो जो लाई है ना, वो मॉलिक्यूल है, वो जो मूढ़ी है, तिल है, छोटे छोटे वो एटम है, और वो जो गुड़ है जिससे वो सटे हुए हैं, वो एट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो अब कह रहा है कि जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, वो क्या होता है? वो हमारा होता है मॉलिक्यूल। यानी कि आप कह रहे हैं सबसे छोटा एटम होता है, एटम होता है सबसे छोटा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, कुछ एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका नोबल गैस हो गया और दूसरे हो गए। लेकिन मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी अकेला रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए कि अभी आपको जॉब नहीं लगा है, या आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आप 9th में 10th में हो, तो अभी आप फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में आप एटम हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको एक दिन जॉब लग जाएगा या आप कुछ करने लग जाओगे, तब आप मॉलिक्यूल बन जाओगे। मतलब क्या कि आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकोगे, अकेले रह सकोगे, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप आई होप इट्स क्लियर नाउ कि एटम, बहुत से मैक्सिमम एलिमेंट का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मॉलिक्यूल बना करके रहता है। तो हम वही कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला बिना किसी की हेल्प के रह सकता है। और उसके अंदर उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टी होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ कि जैसे मूढ़ी का एग्जाम्पल, लाई का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसमें जो एक मूढ़ी होगा उसमें सारा प्रॉपर्टी होगा इसका, पूरे लाई का, यानी कि पूरा लाई मीठा है, कुरकुर लगता है खाने में थोड़ी देर के लिए, फालतू से एग्जाम्पल है आई नो, लेकिन अगर आप इसे समझ आओ तो बेहतर होगा। तो उसमें से अगर आप एक मूढ़ी निकाल दोगे ना उसमें से तोड़ करके, तो वो भी मीठा ही लगेगा, कुरकुर लगेगा। मतलब क्या कि ये जो चीज़ है वो इसका सारा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, आप इसको प्लेट में रख सकते हो अकेला।
और इसका सारा प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो मॉलिक्यूल के बारे में भी वही बात कही जा रही है कि वो किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का बहुत छोटा सब्सटेंस होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला रह सकता है, और वो उस एलिमेंट या उस कंपाउंड का या उस सब्सटेंस का जिससे वो है, जिसका वो बना हुआ है, सारा प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि इसमें वो सारा प्रॉपर्टी होगा। अगर ये ठंडा है तो मॉलिक्यूल भी ठंडा होगा। अगर ये मतलब आप समझ रहे हो, ठीक? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो 2-3 बार और आप देखो, इसको इमेजिन करो। सी केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना, 2 चीज़ है, एक तो आपकी इंग्लिश पे कितनी अच्छी पकड़ है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरी आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाते हो, कितना अच्छा आप इसे कनेक्ट कर पाते हो दूसरी चीज़ों से। अभी आप स्टार्टिंग हो तो दिक्कत हो सकता है, 2-3 बार आप करो ना, चीज़ें ऐसे कनेक्ट हो जाएगी ना कि दिमाग ऐसा फिक्स ही हो जाएगा। आपको भले ही कुछ नहीं आ रहा होगा लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक, ये लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल इज इन जनरली मॉलिक्यूल जो है एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम होता है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो कि केमिकली बॉन्डेड टुगेदर यानी कि केमिकल रिएक्शन से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, और टाइटली हेल्ड टुगेदर, जोर से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं एट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, अब लिखा हुआ कि ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइन, एक मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऐसे, जैसे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल बहुत सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज जो कैपेबल है, जिसके अंदर कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो अकेले रह सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड शोज और दिखाता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टी को दिखाता है, इसका क्वालिटी। ठीक, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये क्या चीज़ है? बहुत मस्त चीज़ है। देखिए, जैसे बोला कि इसमें क्या कि मॉलिक्यूल कैसे बनता भैया, एटम को मिला करके। तो क्या एटम सेम एलिमेंट का होगा या अलग अलग होगा? दोनों का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 लिखते हैं, तो O2 लिखते हैं मतलब क्या कि इसमें ऑक्सीजन का ही 2 एटम मिला है। ठीक, ऑक्सीजन का हम 2 एटम मिला है तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, लेकिन H2O की बात करें तो ये पानी का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें क्या है भैया, हाइड्रोजन का 2 एटम मिला और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला, तो इससे ये H2 यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए या तो सेम एलिमेंट का एटम सब मिलेगा मॉलिक्यूल बना देगा, या अलग अलग एलिमेंट का एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एटम है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम है। ठीक, तो मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एलिमेंट का भी मिलकर के बना हुआ हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक ना, चलिए आगे। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक, किस तरह से होते हैं। लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके मॉलिक्यूल सच है जैसे कि आर्गन, हीलियम एट्सेट्रा, आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब बोला कि देखिए कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से बना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्गन, जैसे हमने ऊपर क्या देखा था ऑक्सीजन का, तो उसमें 2 एटम लगा था, लेकिन आर्गन में एक ही एटम जो है ना उसका मॉलिक्यूल बना देता है, और ऐसा एलिमेंट बहुत कम है जिसका एक ही एटम मॉलिक्यूल बना देगा। तो एक एटम मॉलिक्यूल बना दिया भैया। ऑक्सीजन में क्या था, 2 एटम लगा था तब जाकर के बना था। वाटर के केस में हमने क्या देखा था कि 2 अलग अलग एलिमेंट के हमको एटम चाहिए थे। समझ में आ रही है? ये डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो ना दिमाग में। ठीक है, चलिए, बोर नहीं आप हो रहे, आई होप इट्स क्लियर। आई एम ट्राइंग टू मेक इट बहुत आसान, बहुत सिंपल, also interesting, giving some real life examples. See, studying things which contain conceptual things require drawing parallel from real life examples. Like if I'm teaching you something and also giving you some examples from real life, it is going to be a bit easy for you to understand and maintain the flow, right? And also keep those things, retain those things in your mind, because ultimately we are not machines, we are human beings, and we can't store information as they are stored in a computer, in memory. We have to make associations. ठीक है, हमें लिंक बना करके पढ़ना होता है, इसीलिए एग्जाम्पल्स देने होते हैं। और आप चीज़ों को एग्जाम्पल्स के थ्रू ही याद रखो, ताकि आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो वो एग्जाम्पल आपको याद दिला दे, फिर आपको खुद के वर्ड्स होंगे उनसे एक्सप्रेस कर दो भैया। ठीक, चलिए, तो कह रहा कि देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट है भैया जिनका एक ही एटम मॉलिक्यूल बना देता है। एग्जाम्पल बताया, आर्गन बताया, हीलियम बताया। ठीक है, ठीक, आगे बोला कि देखिए जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, O2, और इसीलिए हम इसको डाई एटम ही बोलते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक
मस्त चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए। मोनो का मतलब एक होता है, डाई या बाई का मतलब दो होता है, ट्राई माने तीन, टेट्रा या क्वाड मतलब चार, पेंटा मतलब पाँच, हेक्सा मतलब छः, हेप्टा मतलब सात, ओक्टा मतलब आठ, नोना मतलब नौ, डेका मतलब 10, सेंटी मतलब 100। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत आगे यूज पड़ेगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, ठीक, सेंटी, इसको आप याद रखना, लिख लेना है। तो मोनो का मतलब एक होता है। तो ये सब एक एलिमेंट से, एक एटम से मिलकर के बना है। आर्गन का और हीलियम का मॉलिक्यूल एक एटम से बना है। एक माने मोनो एटम, एटमिक, एटमिक आया है एटम से, तो मोनो एटमिक। ऑक्सीजन का और इस टाइप का बहुत सारे का दो से मिल करके बना है, दो एटम से मिल करके बना है एक मॉलिक्यूल। तो दो को डाई बोलते हैं, एटमिक, एटम, एटमिक, डाई एटमिक। समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब आपको ये याद हो जाए कि मोनो मतलब एक होता है, एटमिक आया है एटम से, तो आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि जो मोनो एटमिक होता है उसमें एक है। आप दिमाग में एटलीस्ट खट से कर जाएगा, ठीक। इसी तरह बोल रहा है कि देखिए, अगर दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाए तो वो ऑक्सीजन होगा। लेकिन इफ़ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट मतलब मिलना, इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टीड ऑफ यूजुअल 2, यानी कि बोला कि अगर 3 मिल गया एटम दो की बजाय, इंस्टीड ऑफ यूजुअल 2, वी गेट ओजोन, तब हमको ओजोन मिलता है। ओजोन लेयर का आपने नाम सुना होगा ज्योग्राफी में, और उसका फार्मूला O3 होता है। तो O2 है भैया तो ऑक्सीजन है, और O3 है तो ओजोन है। अब देखिए फ़र्क देखिए, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक। लेकिन इसमें दो एटम मिला तो ये ऑक्सीजन बन गया, इसमें 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया तो वो ओजोन हो गया। आप फ़र्क देख रहे हैं ना, ठीक। चलिए, तो ये हमारा बात हो गया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट के जो है वो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ठीक बात। चलिए आगे है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब बनाना, ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटमिसिटी, यानी कि जितना एटम लगता है किसी भी एक मॉलिक्यूल को बनाने में, उसी को हम उसकी एटमिसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है सांबा, ठीक। कि जितना मॉलिक्यूल जितना एटम बनाने में एक मॉलिक्यूल को लगता है, उसी को हम एटमिसिटी बोलते हैं, ठीक। एक एटम से मॉलिक्यूल बन गया तो मोनो एटमिक, दुई से बन गया, दो एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना तो डाई एटमिक, जैसे ऑक्सीजन। 3 से मिलकर के एक बना, यानी 3 एटम को मिलाने के बाद एक मॉलिक्यूल बना तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्राई एटमिक। 4 से तो टेट्रा एटमिक, अब बहुते से तो पॉली एटमिक। समझ पा रहे हैं ना आप? मज़ा ही मज़ा है, एकदम आसान है ये। देखिए आर्गन की बात हो रही है, आर्गन की बात, तो आर्गन में मोनो एटमिक मतलब इसका एक ही एटम मॉलिक्यूल बना लेगा। हीलियम में ही वही बात है, एक ही एटम इसका मॉलिक्यूल बना लेगा। डाईएटमिक, यानी कि इन ये जितने हैं, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन N2 लिखते हैं, क्लोरीन Cl2 लिखते हैं। काहे भैया? ये हमको बतावत है जय हमको ये बतावत है कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हो है, ठीक, उसमें 2 एटम है। हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल उसमें 2 एटम है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है। आगे बात समझ में? तो ये सब डाई एटमिक हो गए। टेट्रा एटमिक, पी फॉस्फोरस का पी है, यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। काहे कि ये टेट्रा एटमिक है, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, यानी कि इसमें 4 एटम जब मिलेगा ना फॉस्फोरस का, तब एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनेगा। और सल्फर पॉलीएटमिक मतलब बहुत, मेरे को बहुत चाहिए, आई वॉन्ट मोर, दिल मांगे मोर, पीकक वाला मोर नहीं, MORE मोर, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई भैया जी किसकी, हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की। अब यहाँ तक काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, आई थिंक कि 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपको बर्डन नहीं देना चाहूँगा। आई कैन एक्चुअली गो ऑन एंड कंप्लीट द चैप्टर इन वन गो, लेकिन फिर आपको कवर भी तो करना होता है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी ये सब चीज़ें अजीब होती है, अजीब इन द सेंस कि आपने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी आई हैव ट्राई टू मेक इट सिंपल। ट्राई टू सब्सक्राइब टू अ चैनल, share with your friends, and I'll see you in the next video. If you got any doubt, please do ask. Take care and goodbye.